ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु धनु राशि और केतु मिथुन राशि में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि राहु जब धनु राशि में स्थित हो और केतु मिथुन में हो तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु क्या है, उनका क्या स्वभाव है, किन चीज़ों को वो नियंत्रित करते हैं हमारे सृष्टि में और हमारे ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनका महत्व क्या है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप उसको ऊपर कार्ड सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखें। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि राहु केतु जो है बड़े ही संजीदा ग्रह होते हैं और इनमें सबसे खास बात होती है कि इनका अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। ये दूसरे ग्रहों और राशियों और भावों पर और नक्षत्रों पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं अपने परिणाम देने के लिए। तो जिस भी ग्रह की राशि, नक्षत्र, भाव या ऐसे में वो बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ वो योग बनाएंगे, उनकी तरीके से उनका जो है व्यवहार और स्वभाव बनने लग जाता है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। तो यहाँ पे इनकी जब हम विश्लेषण करते हैं, इनका आकलन करते हैं, तो थोड़ा कठिन होता है बाकी ग्रहों की तुलना में। इसलिए जब तक आप ये बखूबी नहीं समझ सकते कि राहु केतु का वाकई में अस्तित्व क्या है, उनका स्वभाव क्या है, तब तक आप जो है उनके आकलन करने की जो विधि है उसमें शायद सही तरीके से ज्योतिष में ना कर सकें। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण बातें उसमें की गई हैं अलग अलग दृष्टिकोणों से, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, दार्शनिक हो, खगोलीय हो या ज्योतिषीय दृष्टिकोण हो, अलग अलग पहलुओं से, पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट ऑफ राहु केतु के बारे में चर्चा की गई है हमारे ऊपर। तो उसको समझने और जानने के बाद आपको एक नई जो है जानकारी और एक नई सोच, नया नज़रिया प्राप्त होगा जो राहु केतु का वाकई में होता है। तो आपको इनको एक ऐसे खराब ग्रहों की तरह नहीं लेना है। अक्सर लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि राहु केतु, मंगल, शनि बड़े ही नकारात्मक ग्रह हैं, इनकी दशाएं लगेंगी तो बस कुछ ना कुछ जो है अब भयंकर आने वाला है लाइफ में। ऐसा नहीं होता है हर बार। तो इसलिए उन भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकालिए, वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ समझ आ सके कि हर बार राहु केतु नकारात्मक नहीं होते। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देने की क्षमताएं होती हैं यदि कुंडली में अच्छे योग बना रहे हैं। तो आज अब ऐसे ही हम धनु और मिथुन में ये बैठेंगे तो कैसे परिणाम हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम 4 केसेस लेंगे, 2 मुख्य केस हैं और 2 सब केस हैं। तो पहला केस होगा कि राहु केतु में से यदि राहु ज़्यादा शक्तिशाली है केतु से तो क्या परिणाम होंगे, और उसमें 2 सब केस कि अगर राहु अच्छा है या ख़राब है। ऐसे ही केतु अगर राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या परिणाम होंगे अगर केतु अच्छा है या ख़राब है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले भी कई वीडियोज़ में चर्चा की है, उसमें भी ये कहा गया है कि राहु केतु जो होते हैं उनमें कोई एक अधिक बलवान होगा दूसरे की तुलना में, और दूसरा ग्रह उसके अधीन रह के अपने परिणाम देगा। तो आपको ये देखना रहेगा कुंडली में कि कैसे जो है कौन सा ग्रह अच्छा ज़्यादा ताकतवर जा रहा है। तो अब यहाँ पे पहला केस लेते हैं और चर्चा करते हैं। धनु में यदि राहु बैठे और केतु अगर मिथुन में हो तो क्या परिणाम होंगे। तो राहु अगर केतु से ज़्यादा शक्तिशाली है, ये पहला केस है। और इसमें पहला सब केस है यदि बृहस्पति, चंद्रमा, लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में, तो यहाँ पे राहु के पास बड़े अच्छे परिणाम देने की क्षमता होती है। तो लोगों के मन में एक और भ्रांति है कि राहु जो है वो धनु राशि में नीच का होता है। हालांकि ये बात पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो जो आया था जिसमें हमने राहु जब वृश्चिक राशि में हो, केतु जो है वृषभ राशि में हो, तो उसमें मैंने स्थापित किया इस बात को तथ्यों के आधार पर कि क्यों राहु और केतु वृश्चिक और वृषभ में नीच के होते हैं, धनु और मिथुन में नहीं। हालांकि धनु और मिथुन इनके लिए अशुभ राशियां मानी गई हैं, अच्छी राशियां बिल्कुल भी नहीं हैं। और इनमें अगर ये खराब बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देने की इनकी क्षमता भी होगी, जिसके बारे में आज अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु इसका मूलभूत जो कारण है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, रिपीट कर देता हूँ जो लोग शायद उसको ना जानते हों। सबसे बड़ी बात होती है कि राहु धनु में जब होता है तो धनु ज्ञान और धर्म की होती है। राहु अज्ञान और अधर्म का कारक माना गया है। इसलिए नॉर्मल सी बात है कि भाई उसमें अच्छा महसूस नहीं करेगा, खराब परिणाम देगा। परंतु वृश्चिक राशि के पास वह शक्ति होती है जो ज्ञान को हकीकत में तब्दील कर दे। इसलिए
राहु वृश्चिक में पूरी तरह नीच का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी जैसा मैंने कहा कि राहु जो है वो माया के सृजन को दिखाता है। जो चीज़ हकीकत नहीं है, एक छलावा है, इल्यूजन, वो राहु होता है। तो असत्यता का पूरी तरीके से कारक ग्रह राहु माना गया। ज्ञान नो डाउट व्यक्ति को ये क्लैरिटी देता है, समझ देता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, परंतु हम सिर्फ ज्ञान के बलबूते ही पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है। पढ़ करके तो आप बहुत बड़े ज्ञानी तो पंडित बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते। तो पंडित बन गए, रट डाला सब कुछ, पर एप्लीकेशन अगर आपका जीरो है अपनी नॉलेज का, तो आप उस नॉलेज का अपने ऊपर अगर एप्लीकेशन नहीं कर रहे तो कोई आप में परिवर्तन नहीं है। तो व्हाट इज द अल्टीमेट यूज ऑफ दैट नॉलेज? उस ज्ञान, उस विद्या का अंतिम में कोई औचित्य नहीं बचता, क्योंकि उस ज्ञान और विद्या की सहारे आप अपने आप को ही जब नहीं बदल पाए, माया से जब बाहर नहीं निकल सके, तो आपके इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो राहु जो है यहाँ पे अगर अच्छा बैठे तो नो डाउट अभी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आएंगे, परंतु यहाँ बात ये होती है कि ज्ञान तो व्यक्ति को दे सकता है कि भाई क्या सत्य है क्या असत्य है, और धर्म के मार्ग पर चलिए, इस बात के लिए भी मदद करेगा अगर बृहस्पति अच्छा है तो। बट वृश्चिक में यह बात आती है कि व्यक्ति उस ज्ञान को अपने भीतर उतारता है जीवन में, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है? मृत्यु, और मृत्यु का मतलब है मुक्ति। मुक्ति किससे? बंधन जो चल रहा है कर्म चक्र का, उससे। और सबसे बड़ी बात, साधना और तपस्या की राशि होती है वो। जब तक आपके अंदर साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, आप भले ही कितने बड़े पंडित हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। इफ देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नथिंग विल एवर कम ट्रू। तो यह बात आती है कि धनु नो डाउट एक राहु के लिए अच्छी राशि नहीं है। अपना अपना लोगों का मत है, पर तथ्यात्मक रूप से मेरा प्रयास है कि आप समझ सकें कि क्यों वृश्चिक में पूरी तरीके से राहु नीच का है, धनु में एक असहज खराब राशि है, परंतु पूरी तरह नीच का नहीं माना जाता। तो चलिए पहला केस लेते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। तो राहु जो है केतु के तुलना में अगर ज़्यादा ताकतवर है, और पहला सब केस ले रहे हैं कि यदि बृहस्पति चंद्रमा लग्न के स्वामी अच्छे बैठे हैं, हाँ, तो अगर अच्छे बैठे हैं तो इनके क्या परिणाम होंगे। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा, राहु के पास अच्छे परिणाम देने की पूरी क्षमता होगी यदि बृहस्पति जो धनु का स्वामी है, चंद्रमा लग्न का स्वामी मजबूत है कुंडली में, और राहु अच्छे योग बना रहा है, तो ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। जैसे कि ये व्यक्ति के भीतर एक पैशन, ऑब्सेशन, डीप इंटरेस्ट पैदा करता है उच्च ज्ञान शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। तो एक व्यक्ति जो होता है वो उसके भीतर एक अत्यधिक जिज्ञासा, एक जुनून, एक गहरा रुझान पैदा करता है किसके प्रति? कोई भी वो ज्ञान का स्रोत हो, कोई भी विषय वस्तु हो उसके प्रति। अब वो मटेरियल नॉलेज है या स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये कुंडली के बेसिस पे पता चलेगा। तो हो सकता है व्यक्ति, मान लीजिए कोई मटेरियल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत गहराई में उसका जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या फिर वो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र भी हो सकते हैं, वो कुंडली बताएगी। परंतु राहु यहाँ पे क्या कर रहा है? राहु इज ऑब्सेशन। राहु आपके भीतर की वो गुण है जो आपको ऑब्सेस करवाता है, गहरा रुझान पैदा करता है, जुनून पैदा करता है। पर यहाँ जुनून कहाँ होगा? ज्ञान के प्रति। अगर बृहस्पति अच्छा है तो ज्ञान के प्रति रुझान जाएगा, ये नहीं होगा कि व्यक्ति जो है दूर भाग रहा है उससे। अगला पॉइंट ये रहता है कि ये जिज्ञासा बहुत पैदा करेगा, बुद्धिशाली बनाता है, अच्छी मेधा और स्मरण शक्ति प्रदान करता है, कई सारे विषय वस्तुओं में ये गहरा रुझान प्रदान कर सकता है, एक से अधिक। यही नहीं कि कोई एक ही सब्जेक्ट को लेकर के या एक ही स्ट्रीम ऑफ एरियाज़ को लेकर के ही हम बड़े पैशनेट है, बाकियों के प्रति हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट इन मल्टीपल थिंग्स एंड सब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप। इसके अलावा बहुत गहरी सोच प्रदान करता है व्यक्ति को, एक अनूठी गहरी दूरदर्शिता से भरी हुई सोच और बुद्धि प्रदान करेगा, डीप कॉन्सेप्चुअल इंसाइटफुल थिंकिंग एंड फोरसाइट। तो यहाँ पे इंसान जो है अपनी चेष्टा करता है कि मैं गहराई में उतरकर अपने विषय को समझ सकूं, एक सतही जानकारी और ज्ञान लेकर उड़ना नहीं है, ये बात आती है। तो हम जो भी विषय वस्तु में रुझान रखते हैं, हमको उसका मास्टर बनना है, परफेक्शन आना चाहिए, और उस सब्जेक्ट, उस विषय वस्तु की जो बुनियादी, जो उसकी आधार हैं, हाँ, जिन्होंने उस सब्जेक्ट को बनाया, कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, उन पे हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो ये जो है कंडीशन या बड़ा राहु अच्छा देता है व्यक्ति को, अगर अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा यदि ये परिस्थिति होगी कि आप जो हैं
सब्जेक्ट कोई भी हो उसके उसके गहरे जानकार हैं, तो एक पॉइंट ये भी आता है कि राहु अनूठापन देता है, इनोवेशन। इनोवेशन किस प्रकार का, कि हम एक जगह से जो हमने चीज़ सीखी अब उसका एप्लीकेशन कहीं और किसी तरीके से करके वास्तविक रूप से एक 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 होती ना बिग पिक्चर जिसको कहें, पैटर्न सीकिंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू सी बिग पिक्चर, एक बड़े स्तर पर हम चित्र को देख सकें कि नहीं ये कनेक्शन बैठ कैसे रहा है। तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला, हालांकि ये कम लोगों में होता है पर इसकी संभावना यहाँ है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे बड़े कम लोग मिलेंगे आपको जिनके भीतर ये डीप कॉन्सेप्चुअल इनसाइटफुल थिंकिंग है, एबिलिटी टू सी बिग पिक्चर है, ये ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। परंतु ये संभावना राहु के पास पूरी होती है, क्षमता होती है देने की, इसलिए बता रहे हैं। इसके अलावा धनु राशि आपके बिलीफ सिस्टम की, आपकी आस्था, आपके मौलिक नैतिक गुण, आपकी जो आदर्श हैं, उसूल हैं, वो तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो होता है धनु और बृहस्पति। अब राहु अगर वहाँ बैठा तो राहु अधर्म का कारक था, परंतु अगर राहु अच्छा है, बृहस्पति अच्छे हैं, जैसे कि अभी पहले केस की बात हो रही है, तो इसमें राहु तर्क वितर्क का ग्रह माना गया है, वास्तविकता का ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति का जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको लॉजिकल रैशनल ग्राउंड्स पे डेवलप करवाता है। यह नहीं कि हम बस जो है अंधविश्वास में किसी ने कुछ बोल दिया तो मान गए, ऐसा नहीं। व्यक्ति हमेशा अपने मन में एक संशय, एक दुविधा, एक प्रश्न लेकर चलता है कि अगर कोई चीज़ है भी तो उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उस कारण के पीछे जानने की चेष्टा होगी, ये राहु देगा। तो एक तर्कशील वास्तविक बुद्धि और तर्क के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर अपने नैतिक मूल्य विचारधारा को स्थापित करने की प्रवृत्ति यहाँ देखने मिलती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को जो है अनुभवों से भी सिखाता है, यानी कि राहु और शनि क्या है, वास्तविक अनुभव, तजुर्बा। तो यहाँ एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा। हालांकि ये सब केस में वैलिड है, परंतु अगर राहु, जैसे अभी खराब राहु के चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से कभी सीखते ही नहीं। तो यहाँ पे यह बात है कि व्यक्ति अनुभवों से सीखेंगे भी। ये व्यक्ति को खुली सोच और विचारधारा भी प्रदान करता है जो अरूढ़िवादी है, यानी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, सुपरस्टिशियस, बायस थिंकिंग नहीं देगा अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो। और व्यक्ति के भीतर अगर ऐसे अच्छे योग कुंडली में है, क्योंकि ये भी परिस्थिति कम देखने मिलती है परंतु संभावनाएं हैं, इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है कि यह व्यक्ति को मजबूर भी करता है, यह इस तरीके का एक दिशा निर्देश, सोच प्रदान करे जो एक ही पहलू से सत्य को देखने की आदत ना देता हो। यानी कि हम किसी एक परसेप्शन से ही जीवन को जी रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लाइफ को जज कर रहे हैं, वो किसी एक परसेप्शन से ही ना करें, जबकि एक ऐसा परसेप्शन डेवलप हो जो कि परसेप्शन लेस है समय के साथ। यानी ग्रेजुअली यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर इन ऑर्डर टू सी एंड एक्सेप्ट कि देयर इज समथिंग out of your own belief systems as well which represents the truth। तो सत्य को सिर्फ एक ही नज़रिए से देखने की आदत को ये तोड़ता है और आपको ये भी एहसास करवाएगा कि आपका नज़रिया सही है परंतु दूसरों के नज़रिए भी सही हो सकते हैं। और इसलिए इफ अ पर्सन इज अ लॉजिकल एनक्वायरर जेन्युइनली, तो वह अपने नज़रियों को अपने नज़रिए का पालन करते करते साथ साथ दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी ध्यान में रख कर इंक्वायरी देता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं ये भी सत्य है और ये सत्य का एक अलग पहलू है जिसे मैं पहले वाकिफ नहीं था, मैंने शायद इस तरीके से सोचा नहीं पर अब सोच पा रहा हूँ। तो ये नो डाउट एक रेयर कंडीशन है, अक्सर लोगों में देखने बिल्कुल नहीं मिलेगी, परंतु बहुत ही कम कंडीशंस में पॉसिबल है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, राहु के पास पूरी ये ताकत होती है ये देने की। अगर अच्छे योग बने हैं तो नो डाउट इट कैन गिव दिस। अगली बात आती है कि व्यक्ति जो है, यहाँ पे शुरुआत में राहु असमंजस का ग्रह है, तो शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अपने गोल्स को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर, अपनी बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, मॉरल कंडक्ट और प्रिंसिपल्स को लेकर। कई बार जो है व्यक्ति जो है कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे समय के साथ थोड़ा समय, क्योंकि राहु सब जो है देरी करवाता है, विलंब का ग्रह है, तो आपको थोड़ा जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर राहु बेहतर है तो आप व्यक्ति एक परिपक्व व्यक्तित्व के व्यक्ति बनते हैं समय के साथ, मैच्योर एटीट्यूड आता है। और जैसे जैसे ज्ञान प्राप्ति होती है, जैसा मैंने अभी तक बातें कही, तो व्यक्ति के भीतर से जो ये असमंजस है वो भी
छट जाता है। तो एट वन पॉइंट द कन्फ्यूजन गोज अवे। तो फिकलनेस और कन्फ्यूजन इनिशियल पीरियड में ज़रूर देखने मिलेगा, लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अनुभव व ज्ञान बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये कम हो जाएगा। इसके अलावा ज्ञान हासिल करने के लिए, विद्या हासिल करने के लिए, कुछ भी पढ़ने लिखने सीखने के लिए व्यक्ति को खुद प्रयत्न करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा संभव है कि आपको उतने हर बार शिक्षक आपके जीवन में मौजूद हो जो आपको चीज़ें बता सके, सिखा सकें, वो शायद ना हो। तो या फिर बहुत अच्छे शिक्षक आपको ना मिले, भले ही वो ज्ञानी पुरुष हो, बट उनकी टीचिंग कैपेबिलिटी मान लीजिए अच्छी नहीं है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको अपनी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो राहु क्या है, सेल्फ एफर्ट, खुद से प्रयत्न करिए और अपने मेहनत के द्वारा ज्ञान और विद्या को अर्जित करें। इसके अलावा शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि परसेप्शन लेस थिंकिंग जो है वो समय के साथ बिल्डअप होती है, बट ये कम केसेस में है। बट एट द सेम टाइम ये कंडीशन जो है ये अक्सर देखने मिलेगी कि राहु, क्योंकि राहु क्या है, अनैतिकता अधर्म का ग्रह है, और हालांकि इस राशि में अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अनैतिकता और धर्मी नहीं बनाएगा, परंतु व्यक्ति के भीतर जो है उसको समय के साथ प्रेरित करता है कि भाई अपनी जो नज़रिया है वो तोड़ेगा आपका, वो हमेशा वो परसेप्शन ब्रेक करेगा आपका। अब भले ही आप डिनाइल में जिए उसके बाद, या फिर आप एक्सेप्टेंस में जिए, वो तो कुंडली बताएगी, परंतु जो आपके भीतर के पक्षपात हैं, पूर्व धारणाएं हैं, दूसरों के प्रति एक मिस जजमेंट का एटीट्यूड है, वो ये काटेगा। तो इनिशियल बायस, प्रोजेक्शन, जजमेंट, प्रेजुडिस, रेस्ट्रिक्टेड परसेप्शन देखने को मिलता है किसी भी विषय वस्तु सब्जेक्ट या लोगों के प्रति, जो धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभव आते हैं, और वैसे वैसे आपका ये व्यक्तित्व जो था ये बदलाव लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आता है इसमें। और ट्रांसफॉर्मेशन नो डाउट एक अच्छा सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। ये नहीं कि पहले जो है पहले से भी बदतर हो गई हालत, ये खराब राहु देगा। अच्छा है तो ये कभी नहीं होगा। इसके अलावा तो समय के साथ क्या होता है कि व्यक्ति मैच्योर बनता है, एक्सेप्टिंग बनता है, दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने की चेष्टा करते हैं। और जैसा मैंने बिग पिक्चर की बात करी थी, व्यक्ति पहले अपने एक नज़रिए से सत्यता को देखने की कोशिश करता था, अब एक बड़े ब्रॉड पैमाने पर जो है वो देखने की कोशिश करता है। और ये राहु अच्छा होगा तभी होगा, अन्यथा कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। राहु अच्छा होना ज़रूरी है, उसको सहयोग मिलना ज़रूरी है। तो समय के साथ क्या दिखाई पड़ता है, पर्सन इज एबल टू एक्सेप्ट एंड सी देयर मिस्टेक, अपनी गलती को पहचान कर उसका सुधार कर पाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है राहु की जो यहाँ दे सकता है। तो आप देखिए कि हर बार जब जो है धनु में माना जाए तो खराब नहीं है, अगर अच्छा राहु बैठ रहा है तो बड़े अच्छे अच्छे परिणाम देने की ताकत है इसके पास। इसके अलावा ये व्यक्ति को समय के साथ, जैसे मैंने कहा, ज्ञान प्राप्ति देता है, यानी आपने विद्या तो सीखी पर आप समय के साथ साथ वाइज हो रहे, अकलमंद है, तो वो अकलमंदी भी प्रदान करेगा, क्योंकि धनु राशि सिर्फ विद्या की नहीं है, ज्ञान की भी है, नॉलेज एंड विजडम बोथ। इसके अलावा थोड़ा क्योंकि केतु सामने बैठता है तो आपका ओवर स्पेक्यूलेशन कई बार आता है, दिमाग में जो है कई चीज़ें जो है विचार घूमते रहते हैं, और अक्सर जो है जैसे मैंने ऑब्सेशन की बात करी थी, तो विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट पीपल इट कैन ऑब्सेस समटाइम्स, बट इट विल नॉट बी अ नेगेटिव ऑब्सेशन, खराब ऑब्सेशन नहीं होगा। फिर नवीनतम सोच, अनूठा एक व्यक्तित्व प्रदान करेगा कि जो अब हमने सीखा जाना पढ़ा लिखा उसमें हम कुछ अपनी तर्क वितर्क लगाकर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ नवीनतम चीज़ों को उत्पन्न करने की क्षमता, ये भी जो है कम केसेस में होता है, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल। तो इनोवेशन देता है। इसके अलावा शोधक बुद्धि प्रदान करेगा, रिसर्च ओरिएंटेशन, या एक और सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता, कीन ऑब्जर्वेशन, ये भी देता है। फिर दार्शनिक स्वभाव प्रदान करता है चीज़ों को देखने के प्रति, और अस्तित्व दुश्चिंता, एग्जिस्टेंशियल आंगस्ट, ये व्यक्ति के भीतर ज़रूर आएगी। और ख़ास तौर से अगर अच्छे आध्यात्मिक योग कुंडली में बने हुए हैं तो ये राहु की कंडीशन बड़ी अच्छी मानी जाती है। ज्ञान योग, राजयोग, गुप्त विद्याएं जो हैं, अकल्ट साइंस हर प्रकार की, चाहे वो ज्योतिष हो, तंत्र हो, आपके योग हो, ये न्यूमरोलॉजी हो या पामिस्ट्री हो, हर प्रकार के गुप्त विद्याएं जितनी भी हैं सब सपोर्ट करेंगी। और ये परिस्थिति अगर नो डाउट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, विलक्षण स्थिति है, पर ये संन्यास और आत्मबोध के लिए भी मानी जाती है, बड़ी बेहतरीन स्थिति मानी जाती है अगर अच्छे आध्यात्मिक योग बने हैं तो, वरना नहीं। इसके अलावा
एक जो नेगेटिव फैक्टर यहाँ देखने मिल सकता है वो ये है कि राहु क्योंकि अज्ञान का ग्रह था तो यहाँ पे अहंकार पैदा करता है अपने ज्ञान के ऊपर। पर इसके लिए आपको बृहस्पति के ऊपर कहीं ना कहीं, चंद्र के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर पाप प्रभाव थोड़ा नजर आएगा। तो ईगो ड्यू टू नॉलेज बिकम्स अ ह्यूज बैरियर फॉर पर्सन। तो आप अपने ही ज्ञान बुद्धि को लेकर इतना जो है कई बार अहम में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आप सब जान गए। और ये राहु जो है यहाँ पे फिर वही राहु का एटीट्यूड क्या है? डिसेप्शन, भरमाना, इल्यूजन क्रिएट करना। तो इल्यूजन ऑफ ईगो ऑफ नॉलेज क्रिएट कर देगा। तो ये कंडीशन देखने मिलती है। पर ये परिस्थिति राहु की अगर अच्छे योग और कुंडली में है तो साहित्य, भाषा, लेखन, दर्शन शास्त्र, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, कानून, फिर चिकित्सा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, हर प्रकार की इंजीनियरिंग के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे एक बात और है, क्योंकि बृहस्पति और धनु राशि न्याय और धर्म को दिखाते हैं। तो व्यक्ति के भीतर यहाँ पे अगर राहु अच्छा है तो ये व्यक्ति के भीतर ये समझ देगा, गहरी समझ देगा कि न्याय और धर्म का जीवन में महत्व क्या है। व्यक्ति इसे बखूबी समझता है और उसका पालन भी करेंगे कि हम जो है न्याय और धर्म का अपने जीवन में पालन भी कर सकें। परंतु ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आदर्शवादी और एक अत्यधिक आशावादी स्वभाव नहीं प्रदान करेगा कि आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक और ओवर ऑप्टिमिस्टिक टाइप के व्यक्ति हैं धर्म और न्याय को पालन करने के लिए। वो यहाँ राहु नहीं देता, क्योंकि राहु क्या है? स्ट्रीट स्मार्टनेस। राहु है प्रैक्टिकल लाइफ। तो राहु यहाँ पे अपनी गुणों को भरता है व्यक्ति के भीतर, ताकि उन गुणों का इस्तेमाल करते हुए, उनसे सहायता लेते हुए व्यक्ति न्याय और धर्म का पालन अपनी ज़िंदगी में कर सके। तो वो क्या है? वो है रणनीति, कूटनीति, आपका चालाकी, चतुरता, राजनीति, ये चीज़ें आती हैं। तो टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी है, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल अप्रोच है, क्लेवरनेस है, मैनिपुलेशन है। आई एम नो डाउट टॉकिंग अबाउट निगेटिव मैनिपुलेशन। हम निगेटिव मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आती है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा राजनेता है, हम एक अच्छे राजनेता की बात कर रहे हैं और उनकी कुंडली में ऐसी ही बात है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद सत्ताधिकार में है, कहीं भी हो सकता है वो, तो वो अपने सिस्टम में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वह जानते हैं कि सिस्टम में भ्रष्टता जड़ तक सीमित घुसी हुई है। तो हम इसको एकदम से उखाड़ फेंकने की अगर कोशिश करेंगे तो नाकामयाब होंगे, बाकी सिस्टम उखाड़ के हमें फेंक देगा। तो राहु ये क्लैरिटी देता है और इस वजह से व्यक्ति एक सूझबूझ के साथ चतुरता का इस्तेमाल करते हुए, और जितने पॉइंट्स मैंने कहा उनकी इस्तेमाल के द्वारा अपने धर्म को, अपने विजन को, न्याय को स्थापित करने का प्रयास करता है। और ये छोटे और बड़े स्तर पे देखने मिल सकता है। तो हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा जो इस लेवल पे हरकत करेगा, छोटे स्तर पे भी देखना पॉसिबल है। तो द थिंग इज दैट इट इज पॉसिबल एट ऑल लेवल्स, बट इन दिस केस नवा भाव, लग्न का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत होने चाहिए, अन्यथा यह उतना देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है? राहु इस राशि में बैठकर कहीं ना कहीं हताशा पैदा करता है कि भाई ठीक है, हमने बड़ी कोशिश कर ली, अब छोड़िए, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि सिस्टम तो खराब है, हम इसको नहीं बदल सकते। तो ये नकारात्मक विचारधारा भी पैदा करेगा, रिलेंटलेसनेस नहीं देता। पर ये अगर जितने पॉइंट्स मैंने कहे वो शुभ हैं तो ये परिस्थिति दिखाई पड़ेगी। तो ये अच्छे राहु के लक्षण थे जो हमने अभी तक चर्चा करी। अब इसके बाद अब दूसरा सब केस बात करेंगे कि बृहस्पति चंद्रमा लग्न के स्वामी और नवा भाव, इस कंडीशन में नवे भाव को जरूर देखिएगा आप जब भी राहु धनु में बैठे। तो धनु राशि में, क्योंकि यहाँ कंडीशन इसलिए बात हो रही है क्योंकि भाई देखिए इसमें क्या होता है, निगेटिव एस्पेक्ट जो अब हम बात करेंगे, इसमें गुरु चंडाल के कई सारे जो है नकारात्मक पहलू आते हैं। तो ये टेक्निकली गुरु चंडाल योग नहीं है, परंतु धनु राशि जो होती है वो ज्ञान, धर्म और की कारक मानी गई। बृहस्पति इसका स्वामी है। राहु और बृहस्पति एक दूसरे के भीषण शत्रु हैं, और राहु जब भी इसमें बैठेगा तो इम्पैक्ट जो है आपको गुरु चंडाल का नजर आता है। तो टेक्निकली इट इज नॉट द गुरु चंडाल योग, बट इफ जुपिटर इज बैड, खराब बृहस्पति है, तो यहाँ पे गुरु चंडाल के जो नकारात्मक पक्ष कहे गए हैं वो सारे व्यक्ति के जीवन में देखने मिलते हैं, उसके व्यक्तित्व में, स्वभाव में, जीवन में, सब देखने मिलता है। तो आपको ये भली भांति देखना है कि जब भी हम राहु इस राशि में है और खराब व्यवहार कर रहा है तो नवे भाव को भी देखें, उसके स्वामी को देखें। बृहस्पति चंद्रमा लग्न के स्वामी, ये अगर खराब परिस्थितियों में हैं, अच्छे योग नहीं बना रहे हैं, राहु अब यहाँ पूरी तरीके से पीड़ित होगा
और यहाँ पे उसके पास पूरी क्षमता होगी, शक्ति होगी हर प्रकार के नकारात्मक परिणाम देने के लिए। अब जिन परिणामों की चर्चा की जाएगी वो सारे के सारे नकारात्मक हैं, और पर आपसे मेरा ये आग्रह है कि किसी भी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए। यहाँ सिर्फ राहु केतु के प्लेसमेंट की चर्चा की जा रही है, हमें यहाँ नहीं मालूम कि बाकी ग्रह कैसे बैठे हैं, अन्य वर्ग कुंडलियों में राहु केतु की क्या हालत है और किन भावों में ये बैठे हैं, इन बातों का ज्ञान नहीं है। इसको एक जनरल डिस्क्रिप्शन की तरह बताया जा रहा है, इसलिए ट्रीट इट ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान के स्रोत की तरह ही इसको लीजिए, किसी भी निष्कर्ष पर एकदम से मत आए। तो अब यहाँ जितने भी पक्षों की बात की जाएगी वो खराब राहु के पक्ष हैं, और ये जितने पक्ष आप आज हम चर्चा करेंगे ये सारे समाज में आपको दिखाई पड़ेंगे, इसलिए सत्यता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ज्योतिष समाज का दर्पण है, तो यहाँ पे ये बात आपको एक जानकारी की तरह लेनी है जो अब चर्चाएं होंगी। तो यहाँ पहली बात आती है कि नकारात्मक पक्ष की यदि बात कही जाए तो हमने धनु राशि क्या थी, आपके अंदर की मॉरलिटी, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, ये है राहु, ये है आपके धनु राशि, आपका अंतःकरण, कॉन्शियंस, ज़मीर जिसे कहें। तो ज़मीर जो होता है, कॉन्शियंस जो होता है कमज़ोर पड़ जाता है। राहु क्या है, अधर्म का ग्रह था, अब इस राशि में अगर बैठा तो अपने पीक पे जाएगा धर्म फैलाने में, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, अज्ञान, इग्नोरेंस। तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि कमज़ोर अंतःकरण या शून्य अंतःकरण, वीक और नो कॉन्शियंस, या तो कॉन्शियंस बड़ा कमज़ोर है या है ही नहीं। इसके अलावा अब अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो कंडीशन क्या होती है कि आपके नैतिक मूल्य, आस्थाएं, उसूल, आदर्श, बिलीफ सिस्टम जो होता है सब चरमरा जाता है, ख़त्म, पूरी तरीके से भ्रष्ट होगा, या फिर कोई भी नैतिक मूल्य वगैरह कुछ होंगे ही नहीं, सिर्फ अनैतिकता में ही विश्वास है और उसी का पालन है जीवन में। तो नो मॉरल्स और एक्सट्रीमली करप्ट मॉरल्स एंड आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये चीज़ देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अनैतिक व्यवहार है, किसी प्रकार का जो है अवैध व्यवहार है देखने मिलता है, करुणा विहीनता या करुणा शून्यता, क्योंकि अब कॉन्शियंस नहीं है, तो कॉन्शियंस नहीं है तो क्या होगा, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है। अंदर से एक आवाज़ जो व्यक्ति के भीतर आती है ना कि जो आप करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है, भले ही आप करें या ना करें, पर वो एक इंटरनल जो भगवान ने बायोलॉजिकल सिस्टम दिया है हर किसी व्यक्ति को कि वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वेदर आई एम डूइंग दिस राइट और वेदर आई एम डूइंग दिस रॉन्ग। दुनिया से झूठ बोल लेंगे, अपने से नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे वो अंदर जो ज़मीर आवाज़ देता है, आवाज़ देना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी सुनने वाले ही कोई नहीं है, राहु ने पूरी तरीके से ख़त्म कर रखा है। तो यहाँ क्या होगा, करुणा विहीनता, इनकम्पैशनेट एटीट्यूड, दूसरों की कोई चिंता नहीं, और राहु क्या है, अत्यधिक स्वार्थ, सिर्फ अपनी चिंता। तो एक्सट्रीमली सेल्फिश बिहेवियर एंड पीपल कैन एक्सप्लॉइट अदर्स फॉर ओन सेल्फिश पर्पसेस, दूसरों का शोषण करने में व्यक्ति को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती। इसके अलावा ये क्योंकि बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी और थिंकिंग को कंट्रोल करती थी धनु राशि, तो अब यहाँ पे सन की, हठी, पक्षपाती, विकृत, सीमित, संकुचित, नीच, घटिया, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, भय से भरी हुई, पूर्व धारणा से भरी हुई, कट्टरवादी, अलगाववादी, भड़काऊ, घृणात्मक और बेतुकी आइडियोलॉजी, थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम दिखाई पड़ेगा। तो सोच, बुद्धि, विचारधारा इस तरीके की बनती चली जाती है, तो जो कि रिजिड है, बायस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, डिस्टॉर्टेड है, लिमिटेड है, नैरो है, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव, सुपरस्टिशियस, फियरफुल, हेटफुल, जजमेंटल, बिगट, फंडामेंटलिस्ट, सेपरेटिव या इलॉजिकल बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी एंड थिंकिंग देखने मिलता है। और व्यक्ति के लिए उसकी ये मूर्खतापूर्ण, नकारात्मक जो सोच विचारधारा है वो लोग और धर्म से ऊपर हो जाती है, यानी लोगों से धर्म बनता है। अब वो चाहे रिलीजन हो और चाहे वो धर्म, जो दूसरे सेंस में हम बात कहते हैं कि आपकी ड्यूटी, वो लोगों से बनती है। दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड रिलेशन में होते हैं। परंतु अगर हम हमेशा देखें कि ऊपर कौन, लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण कि धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोग ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ होगा। पर कंडीशन यहाँ होती है कि हम धर्म को सर्वोपरि कर देते हैं, लोगों को तिरस्कृत कर देते हैं, और हमारी जो आइडियोलॉजी है इस तरीके की, जितनी मैंने अभी तक डिस्क्रिप्शन दिए, वो ज़्यादा ऊपर हो जाती है। तो जो लोग उसका विद्रोह करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वो आपके सब शत्रु हो जाएंगे।
तो धर्म किसके लिए था? धर्म का पालन था ताकि समाज बहुत ही खुशहाल तरीके से विकास के पथ पर चल सके और एक सही दिशा निर्देशों का अपने जीवन में पालन करते हुए व्यक्ति प्रगति पे बढ़ सके, इसके लिए धर्म था। पर यहाँ पे अब धर्म सिर्फ नकारात्मक पक्ष में बचेगा, जो सिर्फ इस तरीके की सड़ी गली पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं से बस जुड़ा हुआ है, उसके अंदर की सारी फिलॉसफी मर चुकी है। वो चीज़ें बस ऊपर की रह जाती है, खंडहर एक समझ लीजिए, और अंदर सब जो है वैनिश, कुछ बचा नहीं है। तो ये इस तरीके का खराब व्यवहार और बुद्धि और सोच ये प्रदान करता है राहु। अगली बात ये आती है कि यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को, राहु अहंकार है, अज्ञान है। जो अज्ञानी होता है वही अहंकारी होता है, क्योंकि जो ज्ञानी है उनको पता है कि ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि कभी संभव नहीं है जान पाना। तो ये राहु को क्या होता है, घमंड आता है। थोड़ा सा भी जान गए, अरे अब तो हमें बहुत आता है, बाकी लोग तो बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ कंडीशन ये आती है कि व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि समझता है, ज्ञानी समझता है, और दूसरों को बिल्कुल ही नासमझ और मूर्ख समझता है। और या फिर हर बार आलोचना की जो है एक बात आती है कि नहीं, व्यक्ति सही भी बात कह रहे हों तब भी आपको कहीं ना कहीं अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए ये एक आलोचना का पहलू सामने लाना पड़ेगा कि नहीं भाई कुछ तो कमी है। तो अप्रिसिएशन जीरो है, दूसरों के प्रति अप्रिसिएशन जीरो है, दूसरों के प्रति सिर्फ क्रिटिसिज्म की भावना होती है, सिर्फ आलोचना करेंगे। अपने लिए अप्रिसिएशन एक्सेसिव चाहता है व्यक्ति। इसके अलावा अपनी दूसरों के ऊपर थोपते हैं क्या, सोच और विचारधारा। तो वांट टू इम्पोज देयर ओन आइडियोलॉजी ऑन अदर्स, कि नहीं हम जो कह रहे हैं वो ही सही है और तुम जो कह रहे हो वो गलत है पूर्णतया। तो या फिर तुम जो कह रहे हो वो मेरी सोच से नीचे है। तो मैंने यहाँ क्या कहा था, अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति को मजबूर करता है अपने ये परसेप्शन को तोड़कर बड़ी सत्यता का दर्शन कर सको। यहाँ पे अब क्या है, एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, वो ही एक चश्मा लगा लिया, उसी चश्मे से दुनिया को देखने की आदत डाल ली, और वही चश्मा अब तुम्हारे लिए सत्य हो गया। वही चश्मा तुम्हारे लिए सत्य है, बाकी सब असत्य है। और जो लोग दूसरे सत्य को दिखाते हैं कि नहीं 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 ये भी एक पहलू है, इसको देखने की कोशिश तो करिए, व्यक्ति उसे तुरंत बहिष्कृत और नकार देता है। ये होती है हालत, क्योंकि अब राहु क्या है, सिर्फ एक चीज को पकड़ करके बैठेगा। अब सिर्फ अज्ञान ही अज्ञान जन्म लेता चला जाता है व्यक्ति के भीतर। वो भले ही कितनी विद्याओं में कुशल हो पर ज्ञानी नहीं होता। आप पंडित हो सकते हैं, पंडित का अर्थ है जो व्यक्ति बस रट चुका है, बहुत चीज़ें जानता है, पर एप्लीकेशन जिसने नहीं किया वो पंडित ही रह जाता है, ज्ञानी नहीं बनता। तो व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकते भले ही आप कितने विद्वान व्यक्ति हों। इसके अलावा बात आती है कि ये बहुत ही कमज़ोर अहम भावनाएं देता है, वेरी फ्रेजाइल ईगोज एंड आइडेंटिटी क्राइसिस भयंकर होती है, बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। और व्यक्ति जो है आसानी से दूसरों से प्रभावित होते हैं, आसानी से ब्रेन वॉश जो हो सकते हैं देखने मिल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, जिद आती है कहाँ, लिमिटेड व्यू पॉइंट पे जो उन्होंने सीखा है। मान लीजिए किसी से उन्होंने सीखा, पढ़ा लिखा, जाना समझा, जो भी अपने किसी सब्जेक्ट को लेकर के भी हो सकता है, मटीरियल स्पिरिचुअल की बात नहीं हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप। बट जो भी आपने ज्ञान अर्जित करा है उसका एक पहलू ही समझा है। आप किसी एक मटीरियल सब्जेक्ट को भी पकड़ लेंगे तो भी आप 100% किसी सब्जेक्ट को पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते। इस बात का संज्ञान व्यक्ति को नहीं होता यहाँ पर। उनको लगता है कि जो हमने सीख लिया अब तो पारंगत है, हमें सब कुछ आता है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ देखने मिलती है। और दूसरी बात यह भी कि जो हमने सीखा है वो ही सही है, बाकियों ने जो सीखा है वो गलत है। इसके अतिरिक्त ये हीन भावना या श्रेष्ठ भावना बहुत पैदा करता है। तो या तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर गॉड कॉम्प्लेक्स है। तो गॉड कॉम्प्लेक्स जो है वो भी देखने मिलता है, जो व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू समझते हैं, ये भी आता है यहाँ पे। ये सब गुरु चंडाल के लक्षण है, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, ये सब लक्षणों की उसमें बात की गई है। ईगोमेनिया पैदा करेगा, बॉसी, अथॉरिटेटिव, अहंकारी, दम्भ से, घमंड से भरा हुआ जो है व्यक्तित्व दिखाता है। और बहुत ज़्यादा व्यक्ति सत्ता लोलुप होता है, बहुत ज़्यादा जो है डेस्परेट है, पावर पोजीशन मिल जाए, लोगों से अप्रिसिएशन मिल जाए और लोग हमें कुछ बड़ा समझें, इस तरीके की जो मंशा होती है यह बहुत पैदा होती है। क्योंकि राहु क्या है, मटीरियलिस्टिक प्लेनेट है। और धनु राशि जो होती है पद सत्ताधिकार को दिखाती है, पॉलिसी वगैरह को दिखाती है, कानून व्यवस्था को दिखाती है। तो कानून बनाते कौन है, राजनेता ही तो बना रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे सत्ता, पद, अधिकार के पीछे जो है लालच बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा शिक्षा और ज्ञान की राशि होती थी और राहु अज्ञान का कारक होता था। तो यदि कुंडली में अच्छे योग 5वें 9वें भाव के अच्छे नहीं बैठे हैं स्वामी ग्रह,
तो ये भी दिखा सकता है कि या तो शिक्षा में कोई बाधाएं आ गई हों, शिक्षा पूरी ना हो पाई हो, व्यक्ति अशिक्षित रह गया हो, या शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिले हो, स्ट्रगल करना पड़ा हो, या फिर शिक्षित होने के बावजूद विद्वान होने के बावजूद गलत इस्तेमाल करेंगे किसका, अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हैं व्यक्ति। इसके अलावा इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये व्यक्ति को समाज में अधर्म बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, अधर्मी बनाता है। और जितना खराब होगा राहु, जितने बाकी ग्रह खराब होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा अधर्म को बढ़ाने वाला व्यक्ति काम करेगा। तो अधर्मी जो होते हैं उनका अर्थ क्या है, समाज में भ्रष्टता, लालच, विद्रोह, आपके शोषण और विध्वंस, हिंसा, इनको जो बढ़ावा दे, ये सब अधर्म के द्योतक हैं। और इनका ये बढ़ेंगे कहाँ से, ये बढ़ेंगे राजनीति के द्वारा, धर्म के द्वारा। जनरंजकवाद है, लोगों को जो है बरगलाना है, गलत जानकारी प्रदान करना है और गलत जानकारी देकर भड़काना है, ये देखने मिलता है। प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा, अपने ट्विस्टेड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स लोगों तक पहुंचाना। जो लोग मतलब कमज़ोर दिमाग के होते हैं, जिनको आसानी से दूसरों की बातें प्रभावित कर जाती हैं और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए जैसा वो फला व्यक्ति कुछ कह रहा है वो सत्य है ये मान कर बैठ जाते हैं, जरा सा भी विश्लेषण उसमें नहीं आता, वो यहाँ पे इसके ज़्यादा शिकार दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी दिखाता है, आज ख़ास तौर से आज के समाज में ये ऐसी गंभीर हालत मौजूद है और इससे हम मुंह नहीं फेर सकते। वो ये बात है कि क्योंकि धनु राशि क्या है, शिक्षक और गुरु, राहु क्या है, अज्ञान। जब गुरु और शिक्षक ही आपको अज्ञान की ओर बढ़ा दें, तो ऐसे टीचर्स, प्रोफेसर्स या एजुकेटर्स हु आर प्रोपगेटिंग रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स, ट्विस्टेड मॉरल्स आइडियल्स, बैड फिलोसफीज, इनकरेक्ट knowledge, misinformation for their own personal selfish agendas, वो देखने मिल सकते हैं। तो ऐसे और ये अक्सर आप खबरों में सुनेंगे इस तरीके की बातें। बिका हुआ मीडिया या मीडिया के लोग, ऐसे पत्रकार, क्योंकि धनु राशि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग को भी दिखाती है, तो राहु अब अवेयरनेस की होती है कि हम अपने करंट अफेयर्स से जान रहे क्या है, सत्य क्या चल रहा है वाकई में, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? सामने मिथुन राशि है धनु के, मिथुन राशि किसकी होती है? कम्युनिकेशन की। तो मीडिया, पत्रकारिता इसे देखी जा सकती है। पर अगर राहु बेकार होगा तो यहाँ क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अफवाहें फैलाएगा, जो सिर्फ गलत खबर फैलाएगा, जो अपने सेल्फिश एजेंडाज को प्रमोट करेंगे, तो ऐसे बिके हुए पत्रकार भी इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाते हैं जो लोग, धर्म का दुरुपयोग करते हुए, कल्चरल पोल्यूशन। तो और इसके अलावा अंततः एजेंडा क्या होता है? समाज में अराजकता का माहौल बने, अपराध का माहौल बने, धर्म की हानि हो, लोग गलत कुमार्गों पर चलकर दुर्दशा को प्राप्त हो जाएं, ये मंशा होती है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये है अधर्म की परिभाषा इस संबंध में। इसके अलावा व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा पाखंडी बनाएगा, हिपोक्रेट, कहेंगे कुछ, एप्लीकेशन जीरो है, करेंगे कुछ। तो कॉन्ट्राडिक्शन विद योर ओन आइडियल्स, मॉरल्स, वैल्यूज एंड एथिक्स। दूसरों को व्यक्ति ज्ञान देने में बड़ा उस्ताद होता है, पर अपने ज्ञान को अपने ऊपर ही लागू करने की जब बात आती है तब हवा निकल जाती है। तो ये कंडीशन आती है। इसके अलावा व्यक्ति कभी भी कितना ही बड़े, जैसे मैंने कहा, विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। नो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एवर, कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर राहु खराब है तो हो ही नहीं सकता है ये। इसके अलावा कभी भी अपने गलतियों से व्यक्ति सीखता नहीं है, क्योंकि राहु क्या है? दंभ, एरोगेंस, अपने अंदर नहीं, हम गलत हो ही कैसे सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ होती है कि भले ही समाज नहीं, भले ही जीवन में ऐसे घटनाक्रम हो जो आपको सत्यता का दर्शन कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भाई देखो, अपने इस चश्मे को उतारो, थोड़ा सा सत्यता को जानने की कोशिश करो। पर राहु यहाँ पे इतना अज्ञानी बनाता है व्यक्ति को कि वह दंभ से भर जाते हैं और उनको लगता ही नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग एवर। तो यहाँ गलतियों से सीखने की जो एक आदत होती है वो भी खत्म हो जाती है। दूसरों को व्यक्ति सिर्फ बरगला सकते हैं, दिशा भ्रमण करा सकते हैं, गलत पथों पर ले जा सकते हैं, मिसगाइड अदर्स। इसके अलावा और ऐसे केस में एक और ख़ास बात है, जिन लोगों का राहु इस केस में ख़राब बैठ रहा है, उन लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको बरगलाते हैं।
क्योंकि यू विल नेवर फाइंड गुड टीचर्स एवर। आपको कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, अच्छे मेंटर्स नहीं मिलेंगे, अच्छे कोचेज नहीं मिलेंगे जो आपको सही दिशा पर लेके जाएं, और अगर मिलेंगे तो आप खुद ही उनसे दूर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है। तो इस बात की बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, आप वैसे उसी का अनुकरण और अनुसरण करते हैं जिंदगी में। तो आपके अगर गुरु विवेकानंद जैसे हैं तो आप उनका अनुकरण करेंगे, या आपका गुरु कोई जो है एक ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति है जो खुद ही भ्रष्टता के मार्ग पर चल रहा है, तो वो आपको कहाँ से सत्यता के मार्ग पर लेके जा सकेगा, धर्म के मार्ग पर लेके जा सकेगा। तो इस केस में सबसे बड़ी बात होती है, बाकी चीज़ों को आप मैनेज कर पाए ना कर पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मैं जहाँ से भी ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, जहाँ से भी मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, लोगों के संपर्क में आ रहा हूँ, मुझे अपनी बुद्धि का, तर्क का सही उपयोग करते हुए बात की तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मैं अपनी धारणा बना सकूं। ये नहीं कि किसी ने फला ने कुछ बताया, अपनी धारणा मुझ पे थोप दी, मैंने उसको सत्य माना और वही मेरे लिए अब एक रेस्ट्रिक्टेड परसेप्शन बन करके रह गया है। इस बात से बड़ा सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है, जिन भी व्यक्तियों का राहु इस कंडीशन में खराब जा रहा है। इसके अलावा ये किसी भी हद तक जो है व्यक्ति को स्वार्थ सिद्धि पूरी करने के लिए मजबूर करता है, कैन गो टू एनी लेंथ टू फुलफिल देयर सेल्फिश डिज़ायर्स। इसके अलावा इससे हम हर प्रकार के जो है सामाजिक प्रदूषण और अराजकता और अपराध और अधर्म को बढ़ाने वाले लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपके भ्रष्ट और घटिया राजनेता या कर्मचारी, अब वो चाहे पब्लिक ऑफिशियल्स हों या फिर प्राइवेट ऑफिशियल्स हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार में लिप्त हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। हालांकि ये यहाँ यही बात नहीं है, ये किसी और राशि में भी पॉसिबल है, बट इस राशि में अधिक है। इसके अलावा धर्मगुरु, जो नाम के लिए धर्मगुरु हैं सब पाखंडी और चोर। तो जो झूठे गुरु हैं, बाबा हैं, ढोंगी हैं, वो इससे देख सकते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट और खराब सोच के बुद्धिजीवी, फेक इंटेलेक्चुअल्स देखे जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में हों वो। इसके अलावा बायस्ड मीडिया एंड पब्लिसिस्ट, क्रिमिनल्स, हर प्रकार के क्रिमिनल्स, अपराधी देख सकते हैं। नो डाउट इसके लिए आपको कुंडली देखनी पड़ेगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू सी अदर एस्पेक्ट्स, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। फिर जो बहुत लोग कट्टरवादी हैं, बिगट्स एंड फंडामेंटलिस्ट, वो पॉलिटिक्स को लेकर के भी हो सकते हैं, धर्म को लेकर के भी हो सकते हैं, कोई और विचारधारा को लेकर के भी हो सकते हैं। सोशियोपैथ, साइकोपैथ्स हैं, ऐसे आतंक फैलाने वाले लोग हैं, देखे जा सकते हैं। नो डाउट इनके लिए अन्य योग देखिए। इसके अलावा राहु जो है यहाँ पे, जैसा मैंने कहा, ये धनु राशि धर्म संस्कृति की होती है, अपनी रूट्स की होती है, क्योंकि नवा भाव क्या है, आपके पितरों का है। धनु राशि पितरों को दिखाती है, आपकी एंसेस्ट्री क्या है, आपकी लीनिएज क्या है। इसमें पहला नक्षत्र जो आता है मूल है, मूल राशि शोज योर रूट्स, कहाँ से आए हो तुम, जेनेटिक एवोल्यूशन कहाँ से आया है तुम्हारा, कौन सी लीनिएज के हो, तो ये चीज़ आती है। तो राहु यहाँ क्या करेगा, अपने ही धर्म, संस्कृति, इतिहास और अपने ही जो पैतृक एक ज्ञान है, वो जो चलता चला रहा है, उसका टोटली रिजेक्शन करता है, तिरस्कृत कर देता है उसको। तो पर्सन रिजेक्ट्स देयर ओन कल्चर, रिलीजन, एंशियंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, जस्ट फॉर द सेक टू बिकम कूल एंड बिकम मॉडर्न इन सोसाइटी, टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। ये देखने मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फ्रेजाइल ईगो था, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन भयंकर होगा, पता होगा ही नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस अधिक होती है। तो यहाँ बात आती है कि नहीं, अब जो व्यक्ति, क्योंकि राहु क्या है, जो व्यक्ति, अगर राहु अच्छा था तो मैंने क्या कहा था, राहु क्रिएट्स अ पर्सन हु इज लॉजिकल, वो तह तक जाएंगे तब अपनी दृष्टिकोण बनाएंगे। यहाँ पे क्या, तह तक तो जाना नहीं, खाली सतही, किसी ने कुछ बताया करा। तो अब व्यक्ति जो होता है, अपनी जो एक कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल रिचनेस है, उसका ढेला भर भी ज्ञान नहीं होगा, पर उसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, ये तो सब अंधविश्वास है, ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, इसको रूढ़िवादी बुजुर्ग लोग मानते हैं। हम नई जनरेशन के लोग हैं और हम ज्ञान का तिरस्कार करेंगे तो हम कूल बनेंगे, मॉडर्न कहलाए जाएंगे, और इससे हमें सामाजिक मान्यीकरण प्राप्त होगा। इस प्रकार की खराब सोच पैदा करता है, और ये खास तौर से अगर समाज के युवा वर्ग में दिखाई देगी तो ये बहुत बड़ा
एक तरीके से खराब स्थिति है, क्योंकि युवा ही भविष्य होता है देश का। जब युवा के भीतर इस तरीके के परिणाम आएंगे तो भविष्य कुछ नहीं होना है। तो यहाँ ये बात आएगी कि आप अपने आप को पहचानिए, और आपको अपने आप को पहचानने के लिए अपनी संस्कृति को पहचानना जरूरी है। दूसरों की संस्कृतियों को आप जरूर पढ़ें, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, परंतु अपने मूल्यों को, अपने ज्ञान को, अपने इतिहास को तिरस्कृत करके नहीं। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा, अगर खराब होगा तो नवा भाव और धनु राशि पिता को भी दिखाती है। पिता को समस्याएं या पिता से समस्याएं, खराब संबंध, गुरुओं से समस्याएं या गुरुओं को समस्याएं देखने मिल सकती हैं। एक कुसंगति प्रदान करता है, क्योंकि सामने केतु है मिथुन में। मिथुन इज योर फ्रेंड्स, तो बैड कंपनी, बैड हैबिट्स, खराब आदतें, लतें, हर प्रकार की लतें इसे देख सकते हैं। अटेंशन स्पैन नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, आलस बहुत होता है, काम को टालने की आदत होती है, करना धरना कुछ नहीं है, ऐसी हालत आते लगती है कि आप जो है आज कल परसों नरसों बस काम को टालते जा रहे हैं, और एक पॉइंट आएगा कि कभी पूरा ही नहीं होगा। और दूसरा, एक चीज़ शुरू करेंगे, आधे में छोड़ेंगे, फिर नई पकड़ लेंगे, तो छोड़ते पकड़ते ज़िंदगी बीतने लग जाती है। पैथोलॉजिकल लायर्स, हर चीज़ में बिना बात के झूठ बोलना, बिकॉज सामने कौन है मिथुन में? केतु। तो मिथुन इज स्पीच एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन अब राहु वाला होगा, तो राहु वाले में खराब लक्षण क्या आ जाएंगे? झूठ बोलने की आदत, हर छोटी बात जहाँ पे झूठ की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी इंसान पैथोलॉजिकली इतना ड्रिवन हो चुका है झूठ बोलने के लिए कि वो बोलेगा। तो पैथोलॉजिकल लायर्स इससे देखे जा सकते हैं। फिर दूसरों को दोष देने की आदत, दोषारोपण की जो आदत होती है, ब्लेम अदर्स एंड फाइंड एक्सक्यूजेस। आदमी गैर जिम्मेदार होता है, अपनी गलतियों का स्वीकृति नहीं होती, सेल्फ डिसेप्शन और डिनाइल में जीने की आदत होती है, आत्म प्रवंचना और अस्वीकृति में, और दोषारोपण बढ़ता चला जाता है, हर चीज़ में बहानेबाजी आती है। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस एंड बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल ऑल द टाइम। हर प्रकार के मानसिक रोग इससे देखे जा सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सारे, ईच एंड एवरी काइंड, ऑल काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और जिस भी राहु भाव में राहु केतु बैठेंगे, उन भावों से जुड़ी हुई चीज़ों में भी समस्याएं दे सकते हैं। तो ये खराब राहु के लक्षण थे, नो डाउट बड़े ही नकारात्मक पक्ष है, पर फिर से मैंने आपको जैसा पहले भी कहा था, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे के सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में नजर आएंगे, ऐसा बड़ा कम होता है। कुछ ना कुछ जो है लक्षण आ सकते हैं, तो आप इनको दूर भी कर सकते हैं। कई चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और अब दूसरा केस लेते हैं, वो है केतु अगर राहु से ज़्यादा ताकतवर है तो क्या होगा। तो केतु अगर राहु से अधिक ताकतवर है, और पहला सब केस कि बुध लग्न के स्वामी और चंद्रमा अच्छे हैं कुंडली में, तो केतु यहाँ अच्छा व्यवहार करेगा। ये व्यक्ति को अंतर्मुखी या उभयमुखी बनाता है, इंट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट नेचर प्रदान करेगा, एक सीमित सामाजिकता का भाव प्रदान करता है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके जो है सोशल बटरफ्लाई टाइप आप हो गए हैं, ऐसा नहीं देखने मिलेगा। व्यक्ति बहुत ही जो है कम लोगों से संबंध बनाता है, और ख़ास तौर से बौद्धिक लोगों से अधिक संबंध बनाते हैं। दोस्त जो होंगे, मित्र होंगे, या ऐसे कोई भी लोग जीवन में जो आपके नज़दीक हैं, अधिकतम समय आपकी जो एक सोशल एस्पेक्ट या लाइफ देखने मिलती है, उसमें एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस देखने मिलेगा, क्योंकि बुध की राशि है मिथुन, तो बुध बुद्धि का ग्रह है। तो ऐसे लोग जो कि ज्ञानी हैं, जो तर्कशील हैं, जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो आपके तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, और जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सामने कौन है? राहु धनु में, तो कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लोगों से अधिकतम समय व्यक्ति आकर्षित होकर मित्रता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है, बट आपको ऐसे अच्छे लोगों के प्रति सानिध्य प्राप्त हो, एक गुड कंपनी प्राप्त हो, ये देखने मिलता है। इसके अलावा ये बहुत ही एकाकी और एकांत प्रिय बनाता है व्यक्ति को, रिजर्व्ड और प्राइवेट स्वभाव देगा, और व्यक्ति को एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि एकांत में क्या है? चिंतन मनन व्यक्ति करना पसंद करेंगे। तो आइसोलेशन पसंद है, और उसमें डीप थिंकिंग करना भी बेहतर लगता है, क्योंकि केतु इज व्हाट? आइसोलेशन। केतु एकांत का ग्रह है। इसके अतिरिक्त भाषा को दिखाती है मिथुन राशि, और बुध दोनों के दोनों भाषा और संवाद को दिखाते हैं। तो केतु अगर यहाँ है और अच्छे व्यवहार अगर आ रहे हैं बाकी ग्रहों से, अच्छा सपोर्ट है उसे,
तो यह व्यक्ति को एक अच्छी भाषा शैली प्रदान करता है, अच्छी भाषा पे नियंत्रण प्रदान करता है, और आपका चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी प्रकार का भाषा की अभिव्यक्ति है वो बड़ी ही बेहतर होती है, स्किल होती है उसमें व्यक्ति के भीतर नेचुरली। इसके अलावा जो भी आपकी भाषा शैली होगी अधिकतम समय तार्किक, तथ्यात्मक, वास्तविक और अर्थपूर्ण भाषा शैली हो दिखाई पड़ता है। तो लॉजिकल, फैक्चुअल, रियलिस्टिक, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन स्टाइल, रिटन या वर्बल, दोनों पॉसिबल है यहाँ पर, बिकॉज मरकरी एंड केतु आर सिमिलर। मतलब बुध क्या है? लॉजिक, रैशनैलिटी, फैक्ट्स, डेटा, इन तरीकों का ग्रह है। ऐसे केतु क्या है? रिजेक्शन, आइसोलेशन, एंड सामने धनु है तो धनु इज हायर नॉलेज, इनसाइट, फोरसाइट, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल ये डेवलप कराता है। और व्यक्ति जो है, केतु एक टू द पॉइंट वाला ग्रह है, यानी एग्रेसिव प्लैनेट है, क्रूर ग्रह, मंगल की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे यह भी देखने मिलता है कि टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। जितना कहना होता है व्यक्ति को सीमित उतना कहेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। तो जितना नेसेसरी है उतनी ही बात कही जाए, और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को बताया जाए। अननेसेसरी कोई फिजूल की बातें, गॉसिप, इधर उधर की चर्चाएं, अफवाहें, इनमें व्यक्ति रुचि नहीं लेते। इसके अलावा मिथुन राशि और बुध आइडियाज़ को दिखाते हैं, विचारों को दिखाते हैं। तो विचार बड़े गंभीर और तथ्यात्मक, अर्थपूर्ण विचार आते हैं। इनमें समय लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा चिंतन मनन पसंद है व्यक्ति को, एकांत पसंद है। जब एकांत होगा, चिंतन मनन होगा, ज्ञान होगा, विद्याएं होंगी, तभी आपके भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो गुड आइडियाज़ टेक टाइम टू कम, बट यहाँ पे उन गुड आइडियाज़ का एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है, ये बात आती है। इसके अलावा मिथुन में जब भी केतु हो और बुध, क्योंकि इसका स्वामी ग्रह है, तो यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट घट जाता है, डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन भी घट जाता है, क्योंकि केतु इज़ नॉट डिप्लोमेसी, वो कूटनीति का ग्रह नहीं है, मैनिपुलेशन का ग्रह नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति तार्किक है, स्पष्ट भाषा शैली वाला व्यक्ति है, परंतु उसमें जो एक इमोशनल एक्सप्रेशन का एस्पेक्ट होता है, चार्म एंड करिश्मा होता है, जो हम राहु की बात कहते हैं। राहु इज चार्म एंड करिश्मा एंड कन्विंसिंग एबिलिटी इन योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, वो राहु है। केतु उसको काट देगा। केतु जो बातें कहनी है, महत्वपूर्ण है, उनको बोलेगा, फिर शांत। राहु ये नहीं कहता। तो यहाँ पे जो इमोशनल डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन है वो कम हो जाता है इस परिस्थिति में। इसके अलावा ये व्यक्ति को कई बार ऐसा भी होता है कि केतु जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ऑल ऑफ अ सडन एंग्जाइटी पैदा करता है। इसलिए हमको कई बार ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति सही सोचते हैं, मन में सारी बातें जो वो उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, बट जब बोलने की वक्त आता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं नर्वसनेस आती है और वो जो कहना चाहते हैं उस तरीके से कह नहीं पाते। ये कई बार देखने को मिलता है। इसको थोड़ा समय के साथ सुधार नजर आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्टाइल को लेकर। ये सुधर जाता है, अगर केतु अच्छा है तो ये सुधर जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ये दिक्कत करेगा। तो यहाँ ये बात रहेगी कि आपको मन में बातें हैं फिर भी सही तरीके से नहीं कह पा रहे, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा केतु, क्योंकि जैसा मैंने कहा मंगल की तरह एक उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो ये व्यक्ति के भीतर विरोध और एक या विरोधी या विद्रोही मानसिकता और झकझोर देने वाली अपरंपरागत सोच जो समय से अधिक है, समाज शायद उसको स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है, उस तरीके के आइडियाज भी दे सकता है। इट कैन गिव पर्सन रिबेलियस, थॉट प्रोवोकिंग, अनकन्वेंशनल, इंट्यूटिव आइडियाज विच आर अहेड ऑफ टाइम। तो ये देखने पॉसिबल है, बट ये कम केसेस में होता है। इट इज़ पॉसिबल, इसलिए आपको बता रहे हैं। मिथुन राशि और बुध तर्क वितर्क के कारक होते हैं, इसलिए केतु जब इस राशि में होगा तो आपके भीतर अगर अच्छा है तो ये तर्क वितर्क, विश्लेषण, शोध, सूक्ष्म निरीक्षण को बढ़ावा देता है। और व्यक्ति ताकि इंक्वायरी, जो मैंने लॉजिकल इंक्वायरी की बात करी थी, फॉर व्हाट, फॉर लर्निंग द सब्जेक्ट, गेनिंग द नॉलेज, बिकॉज सामने राहु है, तो वो देखने मिलेगा इसका यूज़। और दूसरा क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक जगह से मैंने कुछ सीखा, उसका एप्लीकेशन दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो एक
बड़े स्तर पर हम पैमाने पर सत्य को देख सकें, उसके लिए मदद करेगा। हालांकि केतु या कितना भी अच्छा बैठे, अगर चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है तो यहाँ पे एंग्जाइटी और ओवर स्पेकुलेशन बहुत देता है। मन में हमेशा जो है अशांति का वातावरण है और कुछ ना कुछ आपको विचार आते ही रहते हैं, ये देखने मिलता है। पर ये परिस्थिति केतु की जो है भाषा के लिए और साहित्य के लिए, लेखन के लिए, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन होता है, पत्रकारिता होती है, इन सब के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। और यह व्यक्ति को एक बिजनेस एक्यूमेन, व्यापारिक बुद्धि भी प्रदान करता है अगर ऐसे व्यापार के योग कुंडली में बने हैं तो ये अच्छे केतु के लक्षण थे। अब अंतिम केस के बारे में चर्चा करेंगे। जब बुध चंद्रमा लग्न के स्वामी खराब बैठे हैं और केतु मिथुन राशि में है तो यहाँ क्या परिणाम होंगे। नो डाउट यहाँ काफ़ी नकारात्मक परिणाम होंगे। फिर से आपसे आग्रह है, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, एकदम से किसी निष्कर्ष पे मत आइए, इसको जानकारी की स्रोत की तरह लें। पर ये नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ दिखाई पड़ती है कि आपकी भाषा को ये ख़त्म कर देगा, खराब कर देगा। तो या तो बहुत ही गंदी, खराब, दुख पहुँचा देने वाली, ठेस पहुँचा देने वाली एक भाषा शैली है, जो मतलब बैड, हर्टफुल, हार्श, हेटफुल, इलॉजिकल स्पीच है। ऐसा अगर देखने को मिलता है तो ये यहाँ पे केतु प्रदान करेगा। और दूसरा, किसी प्रकार की भाषा को लेकर के, बोलने को लेकर के स्पीच प्रॉब्लम्स भी देखने मिल सकते हैं। तो जैसे डिलेड स्पीच है, जल्दी बोलना नहीं शुरू हुए, बोलने में देरी हो गई, हकलाना, तुतलाना, ज़बान साफ नहीं होती कुछ लोगों की, बोलते हैं समझ ही नहीं आता क्या कह रहे हैं, तो अनक्लियर वर्ड्स ये देखने मिल सकता है। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, या लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। हाँ, बच्चों में अधिकतम देखने मिलते हैं कि भाषा को सीखने समझने की समस्याएं हैं, देखने मिल सकती हैं। फिर या जैसा मैंने कहा, भाषा ख़राब भी करता है तो बहुत ज़्यादा बहस करने वाले, हर छोटी छोटी बात में नुक्स निकालने वाले, आलोचना करने वाली भाषा दिखाएगा। और काफ़ी ख़राब और बहुत ही कमज़ोर जो है ये सामाजिक और भावनात्मक भाषा की अभिव्यक्ति देता है। वेरी पुअर सोशल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन थ्रू कम्युनिकेशन देगा। इसके अलावा बिना सोचे समझे बोलना, क्योंकि केतु क्या है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, और बुद्ध की राशि में अगर बैठा, खराब हो गया बुद्ध, तो यहाँ क्या होगा, विदाउट थिंकिंग बोल पड़ेंगे, जो मन में आया बस मुंह से निकल गया। और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली अगर इस प्रकार का निगेटिव बैड स्पीच है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो आपके संबंध खराब होंगे। तो यहाँ पे ऐसी भाषा जो आपके संबंधों को लोगों से ख़त्म करवा दे, आपके शत्रु बनवा दे, दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा बुध अच्छे नहीं हैं तो केतु इस राशि में बैठकर व्यक्ति के भीतर असमंजस बहुत पैदा करता है। मन में हमेशा कुछ ना कुछ बातें जो है आपको बॉदर करती रहें, कोई क्लैरिटी ना हो, हमेशा कंफ्यूज्ड हैं, गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है, ईर्ष्या है, घृणा, एक ऐसी अस्थिर सोच, जल्दीबाजी, अफवाहों पे यकीन करना और अफवाहों को फैलाना, ख़राब प्रोपेगेंडा जो हमने कहा उसको देते हैं, जो राहु भी देता था। तो बैड प्रोपेगेंडा फॉर सेल्फिश मोटिव्स टू क्रिएट व्हाट, डिविजन्स एंड हेट अमंग पीपल, क्योंकि केतु क्या, उग्र ग्रह है जो सिर्फ हिंसा और द्वेष, राग एंड जो घृणा होती है उनको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे अब स्पीच का इस्तेमाल किस लिए होगा, लोगों को बरगलाने के लिए, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, दूसरों में घृणा, राग, द्वेष, ईर्ष्या पैदा करने के लिए, अलगाव पैदा करने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अब भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति को एक कमज़ोर पर्सनालिटी भी देने लग जाता है जो नेगेटिव है नेचर में, यानी आपके भीतर कटुता, राग, द्वेष, ईर्ष्या और नकारात्मक अहंकार या दंभ या जिद्दीपन और पड़ पीड़ा आनंद बढ़ रहा है। बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एरोगेंस एंड सेडिज्म एंड विंडिक्शन बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम व्यक्ति यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं होता, मतलब एक होता है ना पराक्रम, घट जाता है, क्योंकि मिथुन राशि तृतीय भाव की मूल राशि है, तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम, करेज का होता है। केतु यहाँ क्या करेगा, करेज काट देगा। तो हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो वाकई में कायर हैं, मुंह पे आके बोलने की उनकी शक्ति नहीं होती, परंतु पीठ पीछे वो वार करेंगे, क्योंकि सामने कौन है, राहु, इस वजह से केतु के। तो ये चीज़ आती है। और कई सारे ये नकारात्मक पक्ष मानसिक और शारीरिक रोगों के रूप में भी दे सकता है। जैसे मानसिक हर प्रकार के रोग, जैसा मैंने कहा, चाहे वो एंग्जाइटी, फियर, पैरानोया, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद की समस्याएं बहुत सारी इसमें कॉमन आती हैं। हर प्रकार के मानसिक रोग देखे जा सकते हैं। शरीर की अगर बात करी जाए,
फिजिकल हेल्थ को लेकर तो इन्फेक्शन, कान नाक गले की समस्याएं, छाती, फेफड़े, नर्वस सिस्टम, मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। जो लोग जिनको डिमेंशिया या एल्जाइमर्स या लैंग्वेज लर्निंग डिसऑर्डर्स, ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स टाइप की चीज़ें हैं, ऐसी संभावना केतु प्रदान कर सकता है इस केस में। स्किन की समस्याएं, हाथों और कंधों में कोई दिक्कतें, ऐसी रोग जिनकी कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रही, छुपा रहे हैं, ये चीज़ें देखने मिल सकती हैं। और बाकी यहाँ पे जैसा मैंने कहा कुछ एक लक्षण केतु राहु जैसे कॉमन होंगे। जैसा मैंने कहा कि आत्म प्रवंचना और अस्वीकृति में जीने की आदत, सेल्फ डिसेप्शन और डिनाइल बढ़ता जाता है। एक गैर जिम्मेदाराना स्वभाव बढ़ता चला जाता है। हर चीज़ जो है आप दूसरों के ऊपर दोष देने लगते हैं, बहाने खोजते हैं अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए। इसके अलावा कंसंट्रेशन नहीं होता, इनडिसिप्लिन होता है, कोई अनुशासन नहीं है, बहुत कोई विल पावर नहीं है, ख़राब संगति है, उसके चलते ख़राब आदतें हैं, और ये दूसरों के बहकावे में आसानी से आना, कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ना होना, ये सब चीज़ें कॉमन है जो राहु भी यहाँ देता था। और इसके अलावा उस भाव को भी देखें जहाँ केतु बैठा है, उस भाव से जुड़े हुए चीज़ों को भी वो परेशान करेगा। तो ये सारे जो है नकारात्मक पक्ष थे केतु के जब वो इस राशि में बैठे। तो आज हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा करी है कि राहु केतु जब इन राशियों में हो, धनु और मिथुन में, तो कैसे परिणाम देते, अच्छे और बुरे। मुझे लगता है कि अब आप काफ़ी बेहतर हद तक समझ पाए होंगे कि किस प्रकार के जो है इनका व्यवहार रहता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।